नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल मंथन के माध्यम से आप समस्त देशवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की ढेर सारी शुभकामना देते हैं, साथ साथ उन्हें नमन करते हैं। आज हमारे साथ हैं सौरभ राज, और सौरभ राज के साथ हम शेयर करेंगे नेताजी से जुड़ी जानकारी को। यूँ तो प्रश्न के रूप में हम आपसे साझा करेंगे, परंतु साथ साथ हम लोग बातचीत भी करेंगे, आदरणीय नेताजी के योगदानों के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत प्रश्न से करते हैं जो नेताजी से ही जुड़ा है। सवाल पहला आपसे है, पहला सवाल आपसे हम पूछें, आपकी इजाज़त हो तो? जी चले। तो पहला सवाल आपसे है, गणतंत्र दिवस सामने है और भारतवर्ष में एक लंबे समय से परंपरा रही है कि गणतंत्र दिवस महोत्सव की शुरुआत, गणतंत्र दिवस को पूर्व में रखकर जो आयोजन होता है उसकी शुरुआत 24 जनवरी से होते रही। लेकिन एक परिवर्तन आया जिससे कि इसकी शुरुआत 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से कर दी गई है। अर्थात सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन से, नेताजी के जन्मदिन के दिन से ही गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू हो जाएगी। उसके लिए विशेष आयोजन शुरू हो। आपको बताना है ये निर्णय, सरकार का ये फैसला किस वर्ष आया? ऑप्शन ए 1920, 2021, 2022 जो भी चालू वर्ष है, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 2022, यानी इसी वर्ष से जी। तो मैं अपने श्रोताओं को इस सौरभ दा के उत्तर से सहमति जताते हुए ये जानकारी दूं कि इस वर्ष से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से ही गणतंत्र दिवस महोत्सव की शुरुआत होगी। बैलून शहर तक दिया है। सौरभ जी, आप नेताजी को कुछ पढ़े हैं? हाँ, तो मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, पढ़े? ऐसी चर्चा कर रहे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। इसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने एक विशेष हस्ताक्षर करवाया था, खूनी हस्ताक्षर। अपने आजाद हिंद फौज के सेनानियों को आवाज देते हुए कहा था, गौर से सुनो सिंधु की लहरें, कल कल करती ये तरंगे अपने साथ भारत मां का संदेशा लाई है। इनके संदेशा में है भारत मां हमसे बलिदानी मांगती है, तो जो सर्वस्व समर्पण का भाव रखता है वो आए और इस पेपर पर खून से हस्ताक्षर कर ये सुनिश्चित करे कि भारत मां की आजादी के लिए हम अपने धमनियों में बहने वाली रक्त का कतरा कतरा समर्पित कर देंगे। नेताजी का यह ऐतिहासिक भाषण, ये खूनी हस्ताक्षर कहाँ हुआ था, बता सकते हैं? कहाँ हुआ था? जी, रंगून में। बिल्कुल शहर कर दिया है। ये नॉन ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और अब फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। वर्ष था 1897 ईस्वी। वो शहर कौन था जब जहां सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, बी कोलकाता, सी कटक, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी कटक। कटक में, यानी उन दिनों बंगाल में था। आप सही है, कटक के एक बंगाल परिवार में इनका जन्म, बंगाली परिवार। यूं अभी फिलहाल ओडिशा में है, लेकिन उन दिनों ये बंगाल राज्य के अंतर्गत आता था जब इनका जन्म हुआ था। कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। और मैं अपने श्रोताओं को एक जानकारी देना चाहूंगा, अपने माता पिता के कुल 14 संतानों में से ये 9वें नंबर पर थे। नेताजी को छोड़ दिया जाए, नेताजी को माइनस करें तो इनके 7 भाई और 6 बहन थी, और ये 9वें नंबर पर थे। काफी संभ्रांत परिवार में जन्म हुआ था, और जन्म लेने के बाद स्वाभाविक है कि पढ़ने उड़ने में भी काफी तेज थे, बहुत तेज थे। इसलिए इनके पिता की इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा अधिकारी बने, ICS अधिकारी बने। पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए लंदन गए। उन दिनों ICS की परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी। आपको यह बताना है कि ICS परीक्षा में नेताजी ने कौन सा रैंक प्राप्त किया था? ऑप्शन ए 4वां, ऑप्शन बी पहला,
ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, चारवा। चारवां स्थान। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, चौथा स्थान मिला था। आप इनके पिताजी का नाम जानते हैं? जी, जानकीनाथ बोस। जानकीनाथ बोस और माता थी प्रभावती देवी। जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के 9वें संतान ने भारत का नाम रोशन किया था और आईसीएस के एग्जाम में चौथा स्थान प्राप्त किया। आगे चर्चा हम करेंगे, क्या वो आईसीएस अधिकारी के रूप में भारत में सेवा करते रहे या फिर भारत मां जब आवाज दी तो उनकी स्वतंत्रता की बेरियों को काटने के लिए आईसीएस जैसे एक बड़ा समृद्ध पद कहा जा सकता है, बड़ा सम्मान वाला पद होता है, उसको त्याग दिया। अगला सवाल आपसे है, सुभाष चंद्र बोस ने शादी की, अपने सेक्रेटरी से शादी किया, नाम था एमिली। सुभाष बाबू ने एमिली से शादी किया। एमिली किस मूल की थी? भारतीय, ब्रितानी, ऑस्ट्रियन, इटालियन? ऑस्ट्रियन। ऑस्ट्रियन मूल की थी, कंफर्म है जी। मिले कभी एमिली से? नहीं मिले। मैं आपको एमिली के संदर्भ में ये बता दूं कि एमिली और सुभाष बाबू के संदर्भ में जब सुभाष बाबू का निधन की समाचार हुआ, जिसके से जुड़ा हुआ हम चर्चा आपसे करेंगे, तो एमिली ने सुभाष बाबू के घर पे, पैतृक घर पे बहुत सारे चिट्ठी लिखे। कहा जाता है कि तत्कालीन सरकार ने इसकी जासूसी करवाई थी। अब क्या सच है, इतिहास में इनका जो निधन है वो तो रहस्य में बना रहा। तो एमिली ने ढेर सारे खत लिखे और बार बार उस खत में एक बात का जिक्र करती थी कि मुझे नहीं लगता है कि नेताजी का निधन हुआ है। आप लेकिन सही है, एमिली ऑस्ट्रियन मूल की थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। एमिली को से सुभाष बाबू को एक बेटी प्राप्त हुआ। एमिली से जो बेटी मिला सुभाष बाबू को, उसका नाम क्या था? ऑप्शन सुनिएगा, सुनीता, परिणीता, अनीता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी अनीता। अनीता इज द राइट आंसर और सही उत्तर आपने दिया है। और अगला सवाल आपसे है, कांग्रेस 1937 ईस्वी में चुनाव हुए थे, तब ये कांग्रेस के लिए काफी प्रचार प्रसार किए थे और कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। और उसके बाद 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए थे। आपको बताना यह है 1938 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था जब इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ध्यान से सुनेंगे, फैजपुर, त्रिपुरी, रामगढ़, हरिपुरा में। कंफर्म है जी। 1938 का जी कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, 1937 में हुआ था फैजपुर में और उसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। त्रिपुरी में 1939 ईस्वी में हुआ और वही रामगढ़ में जो हुआ वो 1940 ईस्वी में हुआ था। गौरतलब हो, अगला प्रश्न मेरा आपसे थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ है। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दोबारा बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है गांधी जी द्वारा समर्थित किस प्रत्याशी को पराजित कर दोबारा निर्वाचित होते हैं सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती एस एन गुप्ता, पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि जेबी कृपलानी 1946 के दिसंबर माह में अध्यक्ष बनते हैं और भारत को 1947 में आजादी मिलती है। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारत को आजादी के समय जेबी कृपलानी थे और बाद में चलकर जेबी कृपलानी के बाद राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। 1947 के दिसंबर माह में अध्यक्ष बनते हैं। वहीं श्रीमती एस एन गुप्ता 1933 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष थी। आप एक बात बता सकते हैं कितने मतों से पराजित किया था पट्टाभी सीतारमैया को? 203 मत। 203 मतों से, बिल्कुल शेयर कर दिया आपने। 203 मतों से पराजित किया है था। अगला सवाल आपसे है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। भारत की एक अस्थायी सरकार
आजाद हिंद सरकार के नाम से। आजाद हिंद सरकार से सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना नेताजी ने किस वर्ष किस तिथि को किया? वर्ष तिथि के साथ बताना है आपको। 21 जुलाई 1944, 21 अगस्त 1944, 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1944, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 सही उत्तर दिया है आपने, 21 अक्टूबर 1943 में को। और अगला सवाल आपसे है, कांग्रेस से मतभेद हुआ, कांग्रेस से अलग हो गए, जिस कांग्रेस के कारण कांग्रेस की इन्होंने बड़ी लंबी समय सेवा किया। 1921 ईस्वी में कांग्रेस ज्वाइन किया और 1939 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे और उसके बाद कांग्रेस से अलग हो गए। मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को यह बताऊं कि पहली बार वो 26 जनवरी 1931 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा घोषित, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा किया 1930 में कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो 1931 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, तो कोलकाता में इन्होंने शानदार भाषण दिया और परिणाम हुआ कि इनको कोलकाता में अंग्रेज पुलिस ने घसीटते हुए, पीटते हुए गिरफ्तार किया। वो उनकी पहली गिरफ्तारी थी और फिर जेल से आना जाना ये लगा रहा। सवाल आपके लिए है, आपको बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष बाबू कांग्रेस से अलग होकर किए थे। किस वर्ष किए थे? ऑप्शन आपके लिए है 1941, 1942, 1944, 1939। 1939। 1939 बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था। और अगला सवाल है, अभी हमने जिक्र किया था कि नेताजी ने अस्थायी सरकार की स्थापना की आजाद हिंद की ना? आजाद हिंद सरकार में अपने किस पद पर थे? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष। ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी पर थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सुभाष बाबू ने 1941 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना की थी। इंडियन लीग की स्थापना सुभाष बाबू ने 1941 ईस्वी में कहां की थी? लंदन, सिंगापुर, रंगून, बर्लिन। बर्लिन कंफर्म है जी। ओ हिटलर की बर्लिन ना, जर्मनी वाली जी। हिटलर की। कहा जाता है हिटलर से जो उनकी पहली मुलाकात हुई थी तो हिटलर सामान्य लोगों से मिलता नहीं था। जब उससे कहा गया कि सुभाष बाबू आपसे मिलना चाहते हैं, तो एक प्रश्न जिसके माध्यम से ये जानकारी गई थी, उससे कहा कि जनाब से जाकर के पूछिए कि उनका अनुभव कैसा रहा है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है। तो कहा जाता है सुभाष बाबू के उत्तर देने के अंदाज से इतना प्रभावित हुआ था कि हिटलर ने उनसे मिलना बहुत जरूरी समझा। उन्होंने कहा जाकर के कहना, अपने फ्यूरर से कहना कि मेरा जन्म और मेरी जन्म लेने के बाद ली गई हर सांस और रक्त का कतरा कतरा राजनीति से ही बना है। यही मेरा अनुभव है। फ्यूरर को ये उत्तर बड़ा पसंद में, वो बेहतरीन लगा कि भाई एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, मिलना चाहिए। और फिर मुलाकात हुई थी। लेकिन आपसे यहाँ बर्लिन में ही उन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, इंडियन लीग की स्थापना तो इन्होंने की थी भारत की आज़ादी के लिए, परंतु जब द्वितीय विश्व युद्ध थोड़ा सभा पर था, उस समय हिटलर ने इसका इस्तेमाल करना चाहा रूस के विरुद्ध। परिस्थितियां थोड़ा सा मुश्किल हुई और उसके बाद बर्लिन से ये वहां से चल दी एक पनडुब्बी के माध्यम से और बर्लिन जर्मनी छोड़ दिया। जर्मनी छोड़ा, सुभाष बाबू कहां पहुंचते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे आपसे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? गौरतलब हो कि आजाद हिंद फौज की स्थापना इसके विचार रास बिहारी बोस ने दिया था और इसके पहले ब्रिगेड की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। बाद में सुभाष बाबू ने इसकी कमान संभाली। आपको बताना है किस साल और तारीख क्या थी? 4 जुलाई 1943, 3 जुलाई 1943, 2 अक्टूबर 1943। इनमें से कोई नहीं। 4 जुलाई 1943। 4 जुलाई 1943 इज द राइट आंसर। 4 जुलाई पर मैं बताऊं कि सुभाष चंद्र बोस के सबसे आदर्श विवेकानंद थे और उनकी पुण्यतिथि भी थी।
तो संयोग देखिए कि विवेकानंद की पुण्यतिथि के दिन कमान संभालते हैं आजाद हिंद फौज की। अगला सवाल आपसे है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा और उसके बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिल गई। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष अपने रेडियो संबोधन में कहा था, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। हे राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। 1945, 1944, 1946, इनमें से कोई नहीं। 1944। 1944 बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1944 में उन्होंने भारत के इस संत का नाम दिया राष्ट्रपिता। सुभाष बाबू ने खूनी हस्ताक्षर करवाने के लिए आह्वान करते हुए कौन सा नारा दिया था? ऐसे बिना नॉन ऑब्जेक्टिव, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। और अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर जब द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हो जाती है नाजी सेना, जर्मनी की, जापान की पराजय हो जाती है, सुभाष बाबू की रहस्यमय मृत्यु की जानकारी मिलती है, उसके बाद आजाद हिंद फौज के नायकों के ऊपर बड़ी ज्यादती हुई। लाल किले में मुकदमा चलाया गया। आपको बताना है निम्न में से किन पर लाल किला में मुकदमा चला। मैं आपको एक जानकारी बता दूं, परसों से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी, लाल किले में वकालत करने गए, फिर भी आजाद हिंद फौज के सेनानियों को फांसी की सजा सुनाई गई। परंतु जनता के द्वारा जो आक्रोश बाहर में था, जब बाहर में एक नारा सा गूंज उठा था, धरती और आसमान में एक नारा ही सुनाई दे रहा था, आजाद हिंद फौज के सेनानियों को छोड़ दो वरना लाल किला की दीवारें ध्वस्त कर दी जाएगी। इससे झुक करके तत्कालीन वायसराय बेबल ने फांसी की सजा को स्थगित कर दिया। वे कौन थे? मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, आपको बताना है इनमें से किन के ऊपर ये मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन ए आपके लिए है कर्नल सहगल, जो बाद में चलकर राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ी थी, ढिल्लो और शहनवाज खां, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, सभी जी। सहगल भी थी जी, ढिल्लो भी थे, शहनवाज खान भी थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। लक्ष्मी सहगल नाम ही था, लेकिन लक्ष्मी ब्रिगेड की प्रधान बनाई गई थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया था कर्नल लक्ष्मी सहगल। और वर्षों बाद भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भी खड़ी हुई, हालांकि वो विजयी होने में सफल नहीं रही। अगला सवाल है, दुनिया के कितने देशों ने सुभाष चंद्र बोस की जो अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई गई थी आजाद हिंद फौज की, इसको मान्यता प्रदान किया? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। 10। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मौत की सूचना भारत को कब मिली, जिससे भारत पूर्णतः गम में डूब गया? और कई लोगों का तो मानना रहा कि इस सूचना में ही दम नहीं है। रहस्यमयी मौत 18 अगस्त 1946, 18 अगस्त 1943, 18 अगस्त 1945, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945 सही उत्तर दिया है आपने। जापान पर परमाणु बम गिरने के बाद जब सूचना मिली तो इन्होंने फार्मोसा द्वीप की ओर रुख किया, और कहा जाता है वहीं ताइपे में उनके विमान की दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इनका निधन हो गया। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है किस तिथि सुभाष चंद्र बोस ICS की तैयारी करने के लिए कब भारत से इंग्लैंड रवाना हुए थे? 1920 में, 1918 में, 1919 में, 1921 में? 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सुभाष चंद्र बोस ने ICS परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण की थी? अब सवाल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
रवाना हुए थे, लेकिन उत्तीर्ण किस वर्ष किए? 1919, 1921, 1922, 1920? 1920। 1920 बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1920 में उत्तीर्ण किए थे। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और सबसे निवेदन किया कि सरकारी नौकरी छोड़ें, सुभाष बाबू कब पीछे रहने वाले थे, उन्होंने ICS के पद से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, कूद पड़े असहयोग आंदोलन में। लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो उन्होंने गांधी जी की आलोचना भी की। आदरणीय, मतलब अब कहते हैं ना, अदब के साथ आलोचना अदब के साथ। जब संपूर्ण देश में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ रही थी, तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देना किसी राष्ट्रीय अपराध की तरह है। कुछ मुट्ठी भर लोगों की सजा संपूर्ण देश को नहीं देनी चाहिए थी गांधी जी को। चलिए, अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है अपने क्रांतिकारी जीवन में सुभाष बाबू पहली बार तो 26 जनवरी 1931 को, उसके बाद जेल से तो आना जाना होता रहा। कितनी बार जेल की यात्रा किया? ऑप्शन ए 10 बार, ऑप्शन बी 12 बार, ऑप्शन सी 9 बार, ऑप्शन डी 11 बार। 11 बार। 11 बार बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 11 बार यात्रा उन्होंने किया था। और अगला सवाल आपसे है, जब सुभाष बाबू ने भारत की ओर रुख किया तो अंडमान निकोबार पर से उन्होंने 1945 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त कर दिया था। इन दोनों द्वीपों का नाम बदल दिया था। आपको यह बताना है, अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या रख दिया था? क्या रख दिया था? जी, शहीद द्वीप और खराज द्वीप। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। शहीद द्वीप और खराज द्वीप रख दिया था, है ना। नेताजी ने इसका नाम शहीद द्वीप और खराज द्वीप रखा, अंग्रेजों से मुक्ति दिला दिया था। और अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक फिल्म बनी द फॉरगॉटेन हीरो, किस वर्ष रिलीज हुई थी? 2004। 2004 में। आप बता सकते हैं, इसका निर्देशन एक प्रसिद्ध बंगाली निर्देशक ने किया। वो बंगाली निर्देशक जिसने बंगाल के एक सपूत के ऊपर, उसकी जीवनी के ऊपर एक चलचित्र का निर्माण किया, द फॉरगॉटेन हीरो। हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि ये तो कभी फॉरगॉटेन हो नहीं सकते हैं, लेकिन द फॉरगॉटेन हीरो फिल्म का निर्देशन किस बंगाली निर्देशक ने किया? श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल बिल्कुल निर्देशन किया है। और अपने आखिरी, मतलब इसके साथ ही मैं अंत करूंगा, श्याम बेनेगल ने जिस फिल्म का निर्देशन किया उसमें सुभाष बाबू की भूमिका निभाया एक मराठी एक्टर ने, नदिया के पार वाला। मराठी एक्टर वो कौन था? नदिया के पार वाला सचिन नाडेकर। करेक्ट आंसर है। और आपने हमारे साथ सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यूं ही हम अगले दिन 24 जनवरी को जब हम लोग साथ होंगे, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ जुड़े सवालों से हम लोग बैठेंगे, चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।